अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल किलानी साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, दानिश्वर हैं और हालत हाज़िरा पर बेबाक तज्ज़िया भी पेश कर रहे होते हैं अपना, और काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू में अहम निकात पर रोशनी डाल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल किलानी साहब फॉर जॉइनिंग अस। खैरियत से सर? आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आप आज से एक ही दिन में पूरी कौम 75वां यौम जश्न आज़ादी मनाने जा रही है। गौर तलब बात तो यह है कि इन डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह भी कर दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से। लेकिन देखने की बात यह है कि जहाँ पर बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, उनकी गिरां कदर खिदमात को, उनकी जद्दोजहद को जहाँ नहीं भूलना चाहिए, वहाँ पर बहुत सारी उनकी वो नसीहतें हैं जो आज कौम भूल चुकी है। आदिल किलानी साहब, तो आप समझते हैं कि वो असबाक जो हमें ये समझा के गए हैं, वो लर्निंग जो हमें दे के गए हैं, क्या आज उन पर अमल हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान अगर आज़ाद हुआ है और परसों इसका 75वां यौम आज़ादी है, तो वो एफ़र्ट है मुसलमानों की और मुसलमान लीडरों की, मगर सबसे ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स थे जो 1916 में कांग्रेस के अंदर भी थे। उन्होंने जब देखा कि मुसलमान हिंदू का रवैया मुसलमानों के साथ सही नहीं है, तो उन्होंने अपनी फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और मुस्लिम लीग जब बनी थी उस वक्त उसके जो पहला सदर था वो आगा खान था, सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान। तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान डे था, उसमें हुआ ये था कि इंडिया जो है वो 15 अगस्त को मनाना चाह रहा था और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को करना चाह रहा था। तो उसकी मैं आपको बताऊं कि जो हिस्ट्री ये है, हिस्ट्री ये बताती है कि 14 अगस्त को ये पाकिस्तान की आज़ादी का जो फंक्शन हुआ था यहाँ पे नेशनल असेंबली में, जो आजकल सिंध की परमिशन असेंबली है, और रात के 12 बजे हुआ और वहाँ पे 15 तारीख आ गई। तो इसलिए ये 14-15 अगस्त जो है वो डिफरेंस है। और पाकिस्तान ने जब बना था तो उस वक्त पाकिस्तान ने नहीं माना था माउंट बेटन को अपना सरबराह, और क़ायद-ए-आज़म ने ज़िद की थी। इंडिया में जब आज़ादी हुई तो उस वक्त माउंट बेटन वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। खैर, हुआ ये कि 14 अगस्त से पहले 11 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो मुसलमानों की एक असेंबली थी, जो कि इलेक्शन जो हुए थे 1942-41 में। तो उसके जो मेम्बरान थे वो कोई 70 या 45 या बिटवीन 45 to 65 वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी पाकिस्तान जब आज़ाद होगा 14 अगस्त। तो उसका इजलास था सिंध असेंबली आज उसके अंदर, जो कि नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई थी। उसमें उन्होंने ये तकरीर की थी 11 अगस्त को। ये तकरीर इनकी जो है ये वो तकरीर है जिसने पाकिस्तान की बुनियादें रखी थी। इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान क्या बनेगा, और ऑर्डर किया था अपने सारे पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे कि आप इस चीज़ पे अमल करें। तो पहला उन्होंने कहा था सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उस वक्त जो है कत्ल वगैरह इमिग्रेशन जो हो रहा था बिटवीन पाकिस्तान और उसमें सिख और पंजाबियों को ट्रेनों में मारा जा रहा था, कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने की थी करप्शन में, हम उस वक्त इंडिया था, हम टॉप पे हैं, करप्शन को आयरन हैंड से पकड़ना है। उसके बाद उन्होंने ये तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान चलेगा कैसे, ये इनकी तकरीर में था। आप आज़ाद हैं, आप हमें इस जज्बे के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए, और वक्त के साथ साथ अक्सरती और अक़लियती बरादरियों यानी हिंदू बरादरी और मुस्लिम कम्युनिटी के इन तमाम मुसीबतों को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमान के हवाले से भी आप में पंजाबी, पठान, शिया, सुन्नी वगैरह है, और हिंदू में भी आपके पास बरमन, शिदू समेत, ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में हर शख्स पाकिस्तानी होगा और अक़लियतों को बराबर, इसीलिए 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाया जाता है।
یہ جو کل منایا گیا ہے یہ اسی کے لیے. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یہ پورے اسمبلی میں یہ خطاب کر رہے ہیں, ساری کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ممبران بیٹھے ہیں. آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی اور جگہ عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں. مندر ہے, گرجا ہے, سنیگون ہے, امام بارگاہ ہے. آپ کا تعلق کسی بھی ریاست کے کاروبار سے, آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے یا عقیدے سے ہو, اس کا ریاست کی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے مذہب کو ریاست کے کاروبار سے الگ کر دیا تھا, جو آج 75 سال میں پورا پاکستان اس لیے تباہ ہوا ہے کہ اس میں مذہب کے نام پہ سارے پولیٹیشن نے, سارے ڈکٹیٹروں نے پاکستان کو تباہی کی طرف دکھایا ہے. جہاں موقع ہوتا ہے, آپ یہ بتائیں کہ بھٹو جو ہے 1971 میں جو پاکستان اور بنگلہ دیش الگ الگ ہو گئے, تو انسپائرڈ کے اٹ واز مائنارٹی, بھٹو نے ٹیک اوور کر لیا. الیکشن ہوا 75 میں, اس الیکشن میں بھٹو نے میجورٹی لے لی, اور میجارٹی لے لی, اور جیسے 2018 میں یہ الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو ملی تھی کہ ووٹ دلا کے جتا دیا تھا, اس کے اندر وہ اس کی 80% سیٹیں آ گئی. اس پہ پورا یعنی شروع ہو گیا پروٹیسٹ. اس میں نظام مصطفیٰ شروع ہوا تھا. آج نظام مدینہ چل رہا ہے. نظام مصطفیٰ کی ساری کاروبار, ساری پارٹیاں تھیں, مسلم لیگ تھی, جماعت اسلامی تھی, اور کون کون تھے, اور اس میں اتنا اثر ہوا تھا. بھٹو جو ہے اس میں تو کوئی اسلامی تو کوئی چیز تھی نہیں, اس نے شراب بین کر دی, اس نے جو ہے وہ کیسینو بین کر دیا, اس نے جو ہے وہ چھٹی کر دی جمعے کی, جسٹ ٹو سیو ہم. تو بچا نہیں ہے مگر وہ ماشاءاللہ آ گیا. تو مذہب کا استعمال جو ہے نا وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. مذہب جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے, آپ کے ملک جو ہے وہ اس کے قانون کے اندر ہے کہ مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, مگر اس کو آپ اپنے پرسنل یوز میں استعمال نہیں کریں. جیسے آج یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ شرک کرے گا, یہ مذہب میں نہیں لکھا ہوا. وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو مطلب یہ چیزیں غلط ہیں. یہ تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا, اور آپ دیکھیں کہ آج اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے. اس کے بعد ہم ان دونوں سے شروع کر رہے ہیں جہاں کوئی تفریق نہیں ہے. ایک برادری اور دوسری برادری کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے. ایک ذات یا مسلک اور دوسرے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے. اور ہم اسی بنیاد اور اصولوں سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور مساوات. یکساں حقوق کی جہاں بات کی گئی تھی وہاں پر ذاتی مفادات کو ترجیح نہ دینا بھی قائد اعظم کے اہم بیانات میں شامل تھا. لیکن جن پارٹی صدرہ کی سر اب بھی آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا, گزشتہ روز ہی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آسٹروٹرف والا معاملہ سر بڑا گردش کر رہا ہے. ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ جو اس کی ایک ایئر لینتھ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے غالباً جو وزیر ہیں پنجاب کی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے 18 ماہ تک ایک آسٹروٹرف دوبارہ سے پھر اس کی مینٹیننس ریکوائر ہوتی ہے, جبکہ کروڑوں کا نقصان اس کو پہنچا ہے. کیا کامنٹ کریں گے سر اس کی مینٹیننس وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے, اور پی ٹی آئی کا تو مطلب ڈیفینیٹ یہ پتہ چل رہا ہے کہ 3.5 سال انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. جب یہ IMF کا ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا اور اس پہ انہوں نے جنرل باجوہ نے فون کیا امریکہ میں کہ ہمارے جلدی کر دو, تو انہوں نے منع کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے. اور جب ہمارا سائن نہیں ہو رہا تھا تو ایک افواہ کی پوری فیکٹری چلی, اور انہوں نے کہا سری لنکا بیٹھ گیا, ہم بھی بیٹھ جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان ڈوب گیا ہے, 250 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے, پیٹرول جو ہے وہ 300 روپے کا ہو گیا ہے. آج کہاں ہیں عمران صاحب؟ ان کو خوشی نہیں ہے کہ ڈالر جو ہے آج 215 کا ہو گیا ہے 250 سے. پیٹرول جو ہے وہ ابھی 20 روپے کم ہوا ہے, کل اور کم ہو جائے گا. تو یہ چاہتے ہیں پاکستان تباہ ہو. ان کی ساری حرکتیں 3 سال کی یہی تھی. انہوں نے غلط ایگریمنٹ سائن کیا IMF سے, غلط چیزیں کی, کوئی کام نہیں کیا, لون لیے سارے ضائع کر دیے. فری میں پیٹرول خریدتے تھے وہ 300 روپے
लीटर का 150 रुपये में बेचते थे, तबाही की तरफ ले गए। इनका आस्ट्रो टफ वाला इसका भी एक्चुअली वही है कि इनकी पिछले दिनों इन्होंने इकोनॉमी की तबाही के लिए ये किया कि इलेक्शन जो है उसके ऊपर खर्चा होता है जी। हर इलेक्शन पे 5 से 15 करोड़ का इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो 9 जो इनकी असेंबलियों की जो सीटें हैं उसमें इन्होंने अनाउंस किया मैं हर जगह मैं लड़ूंगा। अरे भाई हर जगह लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे तो एक जगह से बाकी तो रिजाइन करना पड़ेगा, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर ये लड़ेंगे। तो ये 50-60 करोड़ का खर्चा ये कौन देगा इस मुल्क में? ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये हॉकी स्टेडियम में के अंदर टर्फ है। टर्फ का आप देखिए स्लाइडर में आपको दिखा रहे हैं कि ये टर्फ जो है वो एक साइंस है, ये सिर्फ एक ऊपर यानी घास नहीं है, एक्रेलिक लेयर्स हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम होता है। इस सिस्टम में आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 लेयर्स है। इसके पूरा का नीचे जो है वो ग्रेवल लगता है कि पानी जब्त करे, उसके ऊपर जो है वो लेयर है उसको कहते हैं 6 mm ग्रेनाइट डस्ट लगी जाती है, फिर वीड मेम्ब्रेन लगती है कि नीचे वೀಡ್ ना आए, और फिर ऊपर ये लगती है ये इम्पोर्टेड ग्रास लगती है, और इसके अंदर नीचे पाइप्स दिए होते हैं कि पानी जो है निकल के बाहर चला जाए। आप देखेंगे जब मैच होते हैं तो वो पानी इसके अंदर होता है, पानी ऊपर से डाल देते हैं और वो उसको जब हॉकी मारते हैं तो, और इसकी लाइफ जो है वो होती है अगर मेंटेन ना करें तो 12 से 15 साल इसकी लाइफ है, और मेंटेन करें तो 30 साल लाइफ है। तो ये जो कहते हैं कि 1.5 साल में या 5 साल में, इसकी जो कीमत है जब ये लगा था, ये 5 साल में लगा था पहले, 5 साल पहले इसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए में लगा था। अब जो है इनका एस्टिमेट है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर कि फैसलाबाद के अंदर लग रहा है ये वहाँ पे 22 करोड़ रुपए की इनकी 24 करोड़ का है। तो ये करोड़ों का पैसा इनका जब हुआ कि वहाँ पे हॉकी स्टेडियम में करना है तो पहले बयान आया था पीटीआई का कि ये इसका पैसा हम देंगे। फिर वो पंजाब गवर्नमेंट और परवेज इलाही साहब कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ये जो है इसका रिप्लेस होना था। रिप्लेस होने के लिए PC1 बनता है और उसे और रिप्लेस के लिए ख़राब हो जाती है, तो ये भी कह रहे हैं कि ये घास यहाँ से निकल के सरगोजा में लगाएंगे। दैट मीन की घास ख़राब नहीं है। और इस घास के अंदर ये जो है इन्होंने गलत कहा है कि ये बजट में शामिल था और पिछली हुकूमत ने किया था। पिछली हुकूमत का मतलब ये कि इनकी पीटीआई की हुकूमत जो थी, वही इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम नहीं तो गलत, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। यकीन तौर पर ज़ाती मफादात से हटकर अब मुल्की मफाद की खातिर कुछ सोचना चाहिए। ब्रेक लेने कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम जी। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के चीफ स्टाफ हैं शहबाज गिल, जो कि काफ़ी इससे कबल मीडिया में पहले भी आकर काफ़ी बुलंद-ओ-बांग बातें भी करते रहे हैं और कुछ बयानात भी तुंदो तेज़ गुफ्तगू के बड़े आदी रहे हैं। बात करेंगे आदिल गिलानी साहब से। सर, इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, किन सेक्शंस के अंडर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि हमसे सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जो है कौम को पीटीआई ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अच्छा। 3.5 साल हुकूमत में बेवकूफ़ बनाया है और आज जो है वो मुल्क की दुश्मनी वाले काम कर रहे हैं और कहते हैं हम ये नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कहें दिन है तो दिन कहें लोग, और दिन को रात कहें तो रात कहें। ये ऐसे नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि अगर मुझे वोट देंगे तो वो मुसलमान है, जो मुझे वोट नहीं देंगे वो मुसलमान नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। हुआ यह है कि आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो रिजेंटमेंट जो है आज से नहीं है, वो जब से है जब से मार्शल लॉ लगा था अयूब खान का, और उसको क्रिटिसाइज हर बात बंदे ने किया है, हर लीडर ने किया है, हर जज ने किया है। आर्मी का रोल जो है मैं आपको दिखाऊं, आर्मी का रोल क्या है। आप इसका वो चलाएं, आर्मी ओथ लेती है। जब ओथ लेती है आर्मी तो ओथ में यानी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के लिए जो सिविल सर्वेंट होता है वो कोई ओथ नहीं लेता। आर्मी ज्वाइन करने के लिए सिपाही से लेके और जनरल तक उसमें ओथ है उनका। उस ओथ के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि मैं मुल्क का वफादार रहूँगा और अलावा उसके मैं किसी सियासी
काम में मुदाखलत नहीं करूँगा और मैं हिस्सा नहीं लूँगा, ये लिखा हुआ है। और ओथ की खिलाफ वर्जी जो है अगर करूँगा तो मुझ पे वो लगेगा मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम, गद्दारी का, ये ओथ में लिखा हुआ है ये। तो इसमें जब क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, नवाज शरीफ ने क्रिटिसाइज़ किया है, जरदारी ने किया है, भुट्टो ने किया है, इमरान खान ने किया है, तकरीरें आ रही हर जगह, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं आर्मी के रोल को जो कि सियासत में आके वो करते हैं, जो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्मी जो है वो लेकर आई इमरान खान को। इमरान खान ने खुद एडमिट किया कि मेरे पास सारे जो है मेंबर जो हैं वो पूरे नहीं होते थे, तो मुझे जब भी बजट में पास कराना होता असेंबली में, मैं फ़ोन करता था, वो वोट ला के देते थे मुझे, वो वोट ला के देते थे, MQM का वोट ला के देते थे, वो पीपल पार्टी का हर एक का। वो रोल आर्मी का जो है वो गलत है, सियासत में जो है मुदाखलत। जनरल बाजवा ने ऐलान किया जब ये हुकूमत सत्यानाश पाकिस्तान का हो गया कि हम सियासत से अलग हो रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं। जब ये न्यूट्रल का इन्होंने कहा तो इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर से हाथ हट गया, PTI के ऊपर से सपोर्ट हट गई। उन्होंने आर्मी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि पहले तो उन्होंने कहा कि मैं वो राज मेरे पास है कि मैं वो बताऊंगा कि लोग मारेंगे आपको, और न्यूट्रल जानवर होता है, और अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो आप गद्दार हैं, ये जुमले हैं इनके, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती रही और इमरान खान साहब जो है वो परेशान होके और हैरान होके उन्होंने 25 मार्च का जलसा कराया, ये सब चीज़ें की, कोर्ट से उनको सपोर्ट मिलती रही। मगर इसके अंदर जो इल्ज़ाम आ रहे हैं कि शहबाज गिल को जो पकड़ा है वो जनरल को क्रिटिसाइज़ करने पे नहीं पकड़ा है, वो आर्मी के रोल सियासत में आने के क्रिटिसाइज़ करने पे नहीं पकड़ा है। इसको अरेस्ट किया है कि इसने तकरीर में कहा है कि फ़ौजी जवान और फ़ौजी अफसर, मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर तक, वो सब हमारे मेंबर हैं PTI के, और वो सिर्फ हिफाजत नहीं करें, बॉर्डर की हिफाजत के लिए सिर्फ नहीं है, 5th जनरेशन वॉर है, वो इंटरनली भी हमारी हिफाजत करें, और वो अपने अफसरों का हुक्म नहीं माने और खड़े हो जाए। ये है उनको उकसाना, उनको बगावत पे तरगीब देना, ये उन्होंने किया है। और इसके सारे के सारे जो इल्ज़ाम लगे हैं ये पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, उसके तहत जो है 102, 101, 103, 505, ये उसकी आप इसमें देख रहे हैं। मैं आपको उसकी पूरी बताता हूँ कि उसके अंदर जो है बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जो 120 है, मुश्तरका नीयत को आगे बढ़ाने में मुतअद्दिद अफराद का शामिल होना। अब इसके अंदर जो शहबाज गिल ने ये कहा है कि बगावत करें, इसके साथ जो TV चैनल पे एंकर थे, TV चैनल वाले मालिक थे, और इसको लिख के देने वाले, वो लिख के देने वाले PTI के कौन कौन अफसर थे, कौन कौन बंदे थे, वो सब के सब पे ये लगेगा सेक्शन PC 34। दूसरा सेक्शन है 120A, मुजबाना साजिश की तारीफ। जब दो से ज़्यादा अफराद जो है वो एक इस बात पे राज़ी हो कि वो कोई मुजबाना हरकत करेंगे तो वो एक आदमी करेगा मगर सब पे उस पर लागू होगा। अगर शहबाज गिल ने किया मगर सब उसके साथ शामिल थे तो वो सेक्शन 120 सबों को मुल्ज़िम बना देता है। मुजबाना साजी। दूसरा है अवामी फसाद को हवा देने वाले बयानात। ये बयानात जो हैं ये तो इमरान खान साहब पे भी लग रहे हैं, वो अभी उस पर हुआ नहीं है वो, मगर ये है कि इसने अवामी, इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जो है मुझे वोट नहीं देगा उसको पब्लिक मारेगी, PTI के मेंबर हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके घर में शादी में उनको कुछ बेटी नहीं देगा, गांव में जाके मारो उसको, लोटे हैं। तो ये फसाद कराने का जो है ये सेक्शन जो है ये सेक्शन है 505, और इसके जो है जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट
बनाता, शाया करता है या फैलाता है। पाकिस्तान की फ़ौज बहरिया या फ़ज़ाइया में किसी अफसर, सिपाही, मल्ला या एएमएन को बगावत, जुर्म या बसौर दीगर अपनी ड्यूटी में कोताही या नाकामी की सबब बनाने में भड़काता है, अवाम या अवाम के किसी भी तबके को खौफ दिलाता है। ये तो माफिया है ना पीटीआई। पीटीआई के ख़िलाफ़ अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगे, इमरान खान साहब बयान देना शुरू हो जाएंगे और मेरे घर का गिराव हो जाएगा। तो ये तो माफिया का काम तो यही होता है ना। ये एक पाकिस्तान में एमक्यू बनी थी, अल्ताफ़ हुसैन से लोग क्यों डरते थे? एक गोली कहता था, एक गोली 2 रुपए की गोली होगी, और उसने मारा, उसने भत्ता लिया और 19 के अंदर, और उस जुर्म में मुल्क से भाग गया और उस पर सज़ा भी हुई, उसके यहाँ पे सब कुछ हुआ। वही अमल जो है वो पीटीआई कर रही है और वो डरा धमका रही है। तो ये 505 इसके अंदर ये लगती है। फिर 506 जो है वो कहती है कि मुजरमाना धमकी की सज़ा, और जो धमकी देते हैं उसकी सज़ा। इन्होंने कहा ना कि तुमने आज अभी किया कि पंजाब की जब गवर्नमेंट की थी, नून लीग की थी, तो उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरों को हाँ आएंगे, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, बदल देंगे, करेंगे। तो ये धमकी है। तो मुल्क तो बैठ गया, मगर ये इसकी सज़ा है। ये 506 में ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं, ये सेक्शन जो है वो शहबाज गिल पे लगे हैं। यही सेक्शन जो है वो ARY की सारी टीम पे लगे हैं। इन मुल्की इदारों के खिलाफ गुफ्तगू तो पहले भी पार्टियां करती रही हैं और उस पर कुछ नहीं है। मैं बड़ा क्लियर कर समझा रहा हूँ, या आम समझ ले, पब्लिक समझ ले कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देना कोई जुर्म नहीं है। फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बयान देना कोई जुर्म नहीं है। रिटायर्ड फ़ौजी अपने देते हैं, बाजवा के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, वो जुर्म नहीं है। लेकिन बगावत पे चढ़ाना, बगावत की तरगीब देना कि तख्ता उलट दो, फौज को कहना कि तुम अपने अफसरों के तख्ता उलट दो, यकीनी तौर पर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी बात करना काबिल नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट वो भी गलत है कि आप क्रिटिसाइज करें। नोबडी हैज राइट। पुतिन को क्रिटिसाइज किया एक एंकर ने, 3 साल सजा होगी उसको वहाँ पे, मगर पाकिस्तान के अंदर उसकी आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है कि आप लोगों को धमकाएं, आपको लोगों को बगावत पे उकसाएं। इसकी आज़ादी नहीं है, इसकी सज़ा है। इसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अब शहबाज गिल का कैरेक्टर क्या है? इसका नाम जो है वो मोहम्मद शब्बीर है अमेरिका में। ये अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर। यहाँ पर शहबाज गिल है। दो कैसे, या इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका इन्वॉल्वमेंट है कोविड की वैक्सीन के अंदर अरबों रुपए कमाने का। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक को पता होनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान में बगावत को रोकने के लिए हो रहा है। यकीनी तौर पर ब्रेक का वक्त कहा जा रहा है। यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे लास्ट सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में अब बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2022 के हवाले से। आदिल किलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा सा इस एक्ट पर भी रोशनी डालिएगा, और सीनियर सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, उनका इस हवाले से कॉलम भी सर काफ़ी गर्दिश कर रहा है। क्या कमेंट करेंगे सर ओवरऑल? अफसोस इस बात का है कि मीडिया जो है वो उसका काम है कि हकीकत बताना, वो हो प्रिंट मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मगर इस मुल्क में वही चीज़ मीडिया दिखाता है जो बिकती है। मीडिया ये नहीं बताता कि ये आज वहाँ पे जो है वो इतना अच्छा हो गया, आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई, आज डॉलर जो है वो 250 से गिर के जो है 225 पे आ गया। ये नहीं बताएगा। वो ये बताएगा डॉलर जो है वो 225 से 250 पे हो गया। तो उस पर ये जो इरशाद भट्टी साहब हैं जो जियो टीवी के अंदर बैठ के वो मुगलदात बातें करते हैं कि वो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। वो नैब लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर के एक्सपर्ट हैं, वो इकनॉमी के एक्सपर्ट हैं, वो जो है वो उसके बैंकों के एक्सपर्ट हैं, वो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। हर चीज़ पे उनसे पूछा जाता है। ये गलत है। ये मीडिया का जो है ये जियो का या ARY का ये सब गलत है। आप जो है इस किस्म की चीज़ें बंद कर दें। 7 बजे बैठा दें, 2 आदमी जो हैं वो अगेंस्ट बोलेंगे पीटीआई के, 2 आदमी फेवर में बोलेंगे, पर जो सच है वो बोलो। इन्होंने नैब लॉ को जो है चैलेंज किया है
नैब लॉ ने जिसने गलत इस्तेमाल पे शकील को बंद किया था 1 साल जेल में, वो शकील साहब के अखबार के अंदर छप रहा है कि नैब लॉ ये अब जो बनाया है, ये इरशाद साहब कहते हैं कि अब अगर नैब का लॉ इतना ख़राब कर दिया है ये नून लीग ने कि अगर इमरान खान भी बन जाएगा नैब का चेयरमैन तो वो सज़ा जो है उस सबों को नहीं दे सकते। इनका ना पढ़े लिखे हैं ना, मैंने कहा ये तो चलो पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ जाहिल हैं। एक पढ़े लिखा जाहिल है ख्वाजा हारिस, वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने नैब के अगेंस्ट कोर्ट में केस लड़ा था नवाज शरीफ का पनामा केस में, और नैब के जो केसेस उनके ऊपर हुए थे वो वकील थे। उन्होंने ये कहा कि नैब के लॉ के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी जो है उसको या एसेट को जो है प्रूफ करना है कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लीगल मीन से बनी है। ये कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, हाकिम अली जरदारी का केस है, असद अली का केस है, उसमें ये है कि नैब का काम है कि वो प्रूफ करे कि ये प्रॉपर्टी अगर एक्स आदमी के पास अगर है और स्पेन में है तो वो उसने इलीगल मीन से बनाई है और यहाँ से करप्शन की और ये भेजा है। वो यानी नैब के लॉ को अगेंस्ट करते रहे और डिफेंड करते रहे नवाज शरीफ को। आज वो इमरान खान साहब के साथ हैं, उनको लगा दिया है, वो इस नैब के अमेंडमेंट को वो चैलेंज कर रहे हैं। अपने ही उनके बयानात उनके सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब देख गए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 का बेंच बना है। जब इत्तेफाक की बात है कि अनवर उसको चीफ जस्टिस ने एक कराची के हटा के एक लाहौर के सैयद मंसूर अली शाह को भी दे दिया। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा हमसे कि ये नैब के कानून में एक ख्वाजा हारिस से पूछा कि इसके अंदर उन्होंने कहा 38 अमेंडमेंट्स की हैं, कहने एक अमेंडमेंट बता दें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ख्वाजा हारिस साहब जो है पहचान, उन्होंने कहा 38 अमेंडमेंट्स के हर अमेंडमेंट के पीछे गवर्नमेंट ने अपना जवाब जमा कराया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये अमेंडमेंट में ये नैब के कानून में गलती है, ये इसके आप इसका जवाब दें। वो उनके हाथ पर फूल गए। इरशाद भट्टी साहब चैंपियन ये कहते हैं कि मुजरिमों को अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों के सामने रखकर ऐसी नैब तरामीम कर दी कि अब अगर चेयरमैन नैब इमरान खान को भी लगा दिया जाए तब भी मंजूर पापड़ वाला, महबूब वाला, शहबाज शरीफ और फरूल वाले, आसिफ, इनको सिवाय इसके कि इमरान खान जो है वो इनके लिए जो है वो वली है और बाकी सब चोर हैं। मंजूर पापड़ अभी इनके अकाउंट निकल आए, उसका नहीं बोलता कि इसके अकाउंट जो 4 नौकरों के नाम पे निकले हैं जिसके ऊपर ये केस बन गया है कि वो जिस पे सारे के सारे परेशान हैं। 4 अकाउंट हैं, 2 चपरासी हैं और 2 क्लर्क हैं। उनको पता नहीं था उनके अकाउंट में लाखों रुपए निकले। इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है, स्टेट बैंक ने बताया है। उस पर ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने एफिडेविट दिया कि ये मैंने स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं पता ये अकाउंट का। उनके हाथ से भी खुले हुए 2 अकाउंट हैं, वो नहीं बोलते। ये पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान को घर भेजने के लिए ये पीडीएम ही कर रही है। यानी इनकी जो है जो आपको इन्होंने कहा कि एक तरमीम हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरे से बाहर, मतलब पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मोअज़्ज़िज़ घर बैठे बिठाए नैब से बच निकले। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के अंदर शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक्चुअल जो है होना चाहिए एफबीआर से, बिल्कुल ठीक है। और ये इस कानून के जो गलत इन्होंने लोगों को बताया कि ये गलत है। इनके आशाना केस में ये कहा कि इसके अंदर उन्होंने कंडीशन रख दी कि 100 से ज़्यादा आदमी अगर वो होंगे कंप्लेनेंट तो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनकी शिकायत सुनी जाएगी। ये पिछले कानून में भी था। अच्छा, ये यानी अनपढ़ है ना, ये नहीं पढ़ लिखे, इनको सब ये करना है। इन्होंने कहा कि इसके अंदर सज़ा दी जाएगी नैब के अफसरों को अगर वो प्रूव नहीं हुआ कि करप्शन है। 5 साल सज़ा है। ये जो नैब का 99 का कानून है उसके अंदर 10 साल सज़ा है। सेक्शन 10A में 10 साल सज़ा है नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और हर उस ऑफिसर को जिसने उसमें शामिल हुए हैं कि अगर वो गलत केस करते हैं, कॉन्कॉक्टेड और जाली कागजात बनाते हैं, जाली जमा करते हैं तो उसमें सज़ा है। ओके।
اور اگر کمپلیننٹ بھی جعلی کاغذ لے کے کمپلین کرتے ہیں تو 5 سال سزا ہے. یہ ابھی بھی ڈالا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اور جتنی امینڈمنٹ انہوں نے کی ہیں ایکٹ کے اندر, وہ ساری امینڈمنٹ عمران خان صاحب نے 2019 کے اندر کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. 2021 میں کی تھی نیب آرڈیننس میں, اور اس کو جو ہے 99% جو ہیں وہی امینڈمنٹ اس ایکٹ میں ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکٹ جو ہے پاکستان کے اکانومی کو جو روایت ہوا ہے یہ بہتر لے کے جائے گا, کیونکہ نیب نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. اور آج اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے کوئی اثر سہن کرنے کو تیار نہیں ہے. جس کو چاہ پکڑ کے اندر ڈال دیا نا, اس کو پکڑ لیا, پروفیسر کو پکڑ لیا, جو بولتا تھا اس کے خلاف یعنی بیان دے دیا, کسی نے کہا کہ غلط ہے تو وہاں کا ان کا نیب کا آزاد پریس ہے کہ فلانے آدمی کے خلاف کیس کھول دیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جب کہا کہ یہ آپ کے لوگ کرپٹ ہیں, انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی کو بند کر دو, یہ بیانات مطلب ان کا رول ہی غلط ہے. تو نیب کا جو ہے بڑا قانون میں صحیح ہوا ہے. ارشاد بٹی صاحب خدا کے واسطے پڑھ لکھ کے آیا کرے, اور ہمیں ریکویسٹ ہے سارے چینل والوں کو کہ پلیز آپ جو ہے سچ بولنے کا, غلط بولنے والے کو چینل سے ہٹا دیں. ٹھیک, بہت شکریہ عادل گیلانی صاحب, سابق صفی دانشور ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود تھے. ساتھ اس شو سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, اللہ حافظ.